सर जय हिंद। करोड़ी सिंह जी, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश जी। थैंक यू सर, आपने समय दिया। दरअसल व्लादिमीर पुतिन भारत आए, 30 घंटे तक रुके, प्रधानमंत्री मोदी के साथ तीन तीन बार मुलाकात हुई, लेकिन कोई बड़ी डिफेंस डील नहीं हो पाई। शायद खुलकर जानकारी तो मीडिया के सामने नहीं आई कि क्या कोई डिफेंस डील हुई है। तो मैं यही समझना चाह रहा था आपसे कि इससे भारत ने क्या हासिल किया। पुतिन जो भारत आए उससे भारत को क्या मिला और रूस को क्या मिला। कैसे आप पुतिन की इस विजिट को देखते हैं और इसमें दुनिया भर में क्या इस विजिट का इंपैक्ट पड़ा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का क्वाड समिट के लिए भारत नहीं आना, लेकिन पुतिन का आ जाना क्या मायने रखता है सर? देखिए राजेश जी, पुतिन का भारत आना ये केवल द्विपक्षीय ही नहीं है। इसको हमें एक व्यापक संदर्भ में, वैश्विक संदर्भ में देखना चाहिए जी। क्योंकि पुतिन एक युद्ध में फंसे हुए हैं। भारत के अमेरिका के साथ रिश्तों में थोड़ा खटास सा चल रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब पुतिन की भारत यात्रा का प्रोग्राम बना, भारत आए, तो पुतिन के डिपार्चर से पहले ये कहा गया कि हम इंडिया से नो लिमिट फ्रेंडशिप चाहते हैं। अब भारत पे डिपेंड करता है कि वो क्या अनुक्रिया करता है, क्या रेस्पॉन्स देता है। और जब पुतिन भारत आए उसी समय फ्रांस के राष्ट्रपति चीन में, पुतिन ने आने से पहले चाइना के विदेश मंत्री मॉस्को में थे, और ट्रंप के जो दूत हैं वो और उनके जवाई वो भी वहीं पे थे। जी। तो वो यूक्रेन वार को लेके है, लेकिन निश्चित रूप से भारत यात्रा को लेके भी चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर से हो सकता है कुछ कंसल्ट किया हो, क्योंकि पुतिन पिछले लंबे समय से कोई डिसीजन लेता है तो चाइना से कंसल्ट करता है। और उसी संदर्भ में नेटो के विदेश मंत्रियों की बैठक होना ब्रुसेल्स में, अमेरिका के विदेश मंत्री का नहीं आके जूनियर को भेज देना, और जेलेंस्की का आयरलैंड जाना, तो ये सब कॉन्टेक्स्ट में हम देखें तो आप और हम सब डिबेट कर रहे थे कि बहुत बड़ा एक डिफेंस को लेके इंडिया की डिफेंस रिक्वायरमेंट है, उनको रशिया एक विश्वसनीय दोस्त है, कुछ होगा। लेकिन बाद में कुछ ज्यादा नहीं हुआ, क्योंकि हम वो संयुक्त वक्तव्य देखते हैं, उसमें लगभग 70 पॉइंट के करीब हैं। उनमें डिफेंस का बहुत छोटा पॉइंट है, बाकी और दूसरे बहुत से हैं। उसमें व्यापार को लेके भी है, आर्थिक को भी लेके है, एनर्जी को लेके बहुत लंबा है। तो उस संदर्भ में हम देखें तो ये क्यों नहीं हुआ डिफेंस का। मुझे लगता है भारत अभी भी, क्योंकि भारत का चीन के साथ और रशिया के साथ, दोनों के साथ ट्रेड डेफिसिट है और बहुत ज्यादा डेफिसिट है। वैसे तीनों देशों का अगर व्यापार हम कुल मिलाएं तो 500 बिलियन हो जाता है, लेकिन भारत का दोनों के साथ बहुत डेफिसिट है। तो और अमेरिका के साथ भारत का सरप्लस है। तो अभी भी भारत ये चाहता है कि अमेरिका से हमारे रिश्ते बने रहें, व्यापार बना रहे। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए वो जरूरी है, और व्यापार की बातचीत भी चल रही है। अमेरिका का डेलीगेशन भी आया हुआ है, और उसी समय ऐसा कुछ रिपोर्टिंग आ रहा है कि कुछ इश्यूज हैं व्यापार को लेके अमेरिका और भारत के बीच में। तो उन इश्यूज को पॉलिटिकल लेवल पे रिजोल्व किया जा सकता है। पॉलिटिकल लेवल पे ट्रंप के साथ डील करना मुझे लगता है थोड़ा मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में हम देखें तो भारत दोनों साइड में रहना चाहता है। और जो जिस डिफेंस डील की बात कर रहे हैं 2017 में, जो 5th जनरेशन फाइटर जेट हैं, उसको लेके हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रशिया के बीच में बात चली थी और काफी आगे बढ़ी थी, और उसके बाद में सहमति नहीं बनी। 2018 में भारत ने विड्रॉ कर लिया। तो उसमें कुछ न कुछ से इश्यू रहे होंगे, देखिए कंट्रीब्यूशन को लेके, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके, लेकिन अल्टीमेटली भारत ने विड्रॉ कर लिया था। और भारत 2017 के बाद भारत जैसे फ्रांस से लेना या दूसरी तरफ डाइवर्ट भी कर रहा था कि रशिया पे डिपेंड होना ठीक नहीं है। अब जब ट्रंप के साथ जिस तरह का एक्सपीरियंस हुआ तो भारत वापस रशिया की तरफ तो आया है, लेकिन शायद ये
ये दिखाने के लिए आया कि हाँ देखिए हम इधर भी जा सकते हैं, आप थोड़े से लिबरल हो जाओ। और ऐसे ही समय अमेरिका की जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी की एक रिपोर्ट जारी करना, और उस रिपोर्ट में ट्रंप ने अपनी भूमिका लिखी। वहां तो फिर कहा है उन्होंने कि मैंने 8 महीने में 8 जगह शांति की स्थापना कर दी, उसमें भारत पाकिस्तान का भी नाम है। लेकिन अंदर 21वें पेज पे एक सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें यह है कि हमें भारत को के साथ कॉमर्शियल एंड ब्रैकेट में एंड अदर कॉमर्शियल एंड अदर रिलेशंस को इम्प्रूव करना है, और न्यू दिल्ली को हमें इंडो पैसिफिक में सिक्योरिटी में कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार करना है, न्यू दिल्ली कंट्रीब्यूट करे। लेकिन तो इसका अर्थ है कि अमेरिका अभी भी ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक में भारत अमेरिका का जूनियर अलाई बन के और भारत अमेरिका का मिशन वहां पूरा करे। मुझे लगता है अमेरिका ये चाहता है। मैं दो पॉइंट में बीच में टोक रहा हूं, 2 पॉइंट मैं समझना चाहूंगा आपसे यहाँ पे, बड़ा इंटरेस्टिंग कि क्या एशिया पैसिफिक की नीति से अमेरिका वापस इंडो पैसिफिक की तरफ लौट रहा है, इसको थोड़ा सा क्लियर करिए। और दूसरा पॉइंट कि क्या जो कोई डिफेंस डील नहीं हुई, क्या भारत ने अमेरिका को खुश करने की कोशिश की और पुतिन ने चाइना को बैलेंस करने की कोशिश की कि कोई खुलकर हम घोषणा ना करें? दोनों ही देशों ने क्या इस प्रकार से काम किया सर? आपका पहला सवाल है क्या अमेरिका इंडो पैसिफिक की तरफ लौटेगा? मुझे लगता है कि जिस तरह से पहले इंडो पैसिफिक पे एम्फेसाइज कर रहा था उतना नहीं करेगा। लेकिन अमेरिका का इंटरेस्ट तो है ना, अमेरिका सुपर पावर है, तो उसका हर रीजन में रिलेशन है, लेकिन प्रायोरिटी जो पहले थी वो प्रायोरिटी नहीं है, और इसीलिए वो चाहता है कि भारत एक जूनियर पार्टनर बन के इंडो पैसिफिक में चाइना के कंटेन करने में एक साधन बन जाए जूनियर पार्टनर के रूप में। ये निश्चित रूप से अमेरिका चाहेगा। और भारत के जिस तरह से रिश्ते हैं, इसको मैं आपको एक चीज बताऊंगा। सुधीर सिन्हा है कोई, ओरिएंटल स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। उन्होंने फ्रांस 24 को इंटरव्यू दिया, और उन्होंने 2 बातें कही कि हिंदुस्तान की कूटनीति और विदेश नीति में 2 दिक्कतें हो रही हैं। 2, एक तो ये बताया कि मोदी जी ने रिश्तों को थोड़ा पर्सनलाइज करने की कोशिश की, और अब पश्चिम के यूरोप और अमेरिका को लेके भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं थोड़ा सा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। तो ये स्थिति अमेरिका को लेके हो रही है। लेकिन फिर भी भारत अपने इंटरेस्ट की को ध्यान में रखते हुए बिल्कुल अमेरिका से दूर आज की स्थिति में न जाएगा, न जाना चाहिए। तो रशिया जो चाहता था कि नो लिमिट फ्रेंडशिप हो, और नो लिमिट फ्रेंडशिप में जो ट्राइलेटरल चाइना, रशिया, इंडिया इकट्ठे हो जाएं, तो एशिया में अमेरिका का प्रभाव अपने आप कम हो जाएगा, क्योंकि चाइना उधर साउथ चाइना सी में नहीं चाहता है। फिर इंडो पैसिफिक में भी इंडिया इधर आ जाएगा, इधर भी कम हो जाएगा। और फिर रशिया एक चीज और चाहता था कि भारत जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है उसके साथ इकोनॉमिक संबंध, तो भारत को इकोनॉमिक रिलेशंस इंप्रूव करने में दिक्कत नहीं है। लेकिन एक कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, जो एक तरह का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन टाइप है। वो सेंट्रल एशियन कंट्रीज और कुछ जो ईस्टर्न यूरोपियन 1-2 कंट्री वो भी हैं। तो शायद रशिया ये भी चाहता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इंडिया को उधर भी हम ले लें। तो भारत अभी भी बहुत ही केयरफुली आगे बढ़ रहा है। तो और इसीलिए हम जो एंटिसिपेट कर रहे थे कि भारत रशिया के साथ सिक्योरिटी एग्रीमेंट करेगा, और तो हो सकता है सिक्योरिटी रशिया के साथ कोई क्लोज सिक्योरिटी अलायंस टाइप हो जाए, जिसकी हम उम्मीद भी कर रहे थे, क्योंकि अमेरिका का जो दबाव बन रहा है, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। तो भारत मुझे लगता है कि अपनी फॉरेन पॉलिसी और डिप्लोमेसी को रिकैलिब्रेट कर रहा है। रशिया के साथ जाना मुझे लगता है लॉन्ग टर्म नहीं है। अभी भी भारत ये चाहता है कि अमेरिका के साथ हमारा ट्रेड बहुत है, और जो 2030 तक 5 बिलियन जो रशिया, चाइना, इंडिया तीनों का मिला के है, उस लेवल तक बायलैटरल ट्रेड को अमेरिका के साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन वो ट्रेड को लेके जो डिफरेंसेस हैं उनको कैसे ब्रिज किया जाए, तो उसके लिए ऐसा कह रहे हैं। तो ये सब चीजें जब पुतिन यहाँ आए ना, उस समय ग्लोबल लेवल पे अमेरिका की रिपोर्ट जारी करना,
सबको मिला सकते हैं फ्रेंच कि फ्रेंच फ्रेंच राष्ट्रपति का बीजिंग जाना, तो चाइना, चीन भी ठीक है। रशिया को ये दिखा रहा है कि आप इंडिया के ज्यादा नजदीक गए तो मैं फ्रांस के नजदीक जा सकता हूँ। तो बस इस तरह मैं की ज्यादा लंबा, क्योंकि व्यूअर्स ज्यादा लंबा देखते नहीं है, बस मैं एक छोटा सा सवाल आपसे और लूंगा, क्योंकि वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। आपने प्रधानमंत्री मोदी की बात की कि यूरोप में थोड़ा सा आइसोलेटेड वो खुद को महसूस कर रहे हैं, लेकिन हमारे पहाड़ों में एक कहावत है, ये मैं पहाड़ों, मैंने नहीं कहा, सुबीर सुबीर ने कहा है, जो अच्छा डायरेक्टर सुबीर है ने कहा, साउथ एशियन ठीक है, में। ओके। बस एक हमारे पहाड़ों में कहावत है, पहाड़ों में कहावत है कि जब आग लगती है घर में तो उस आग को बुझाने के लिए गांव वाले पहले आते हैं, रिश्तेदार बाद में आते हैं। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि हमारे आस पड़ोस में भी इन चीजों को भी तो हमें ज्यादा प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। नेपाल देखिए, बांग्लादेश को हम देखें, मालदीव को देखें, यहां पर हम कैसे देख सकते हैं? पाकिस्तान को भी आप इंक्लूड करिए, वो भी अपना पड़ोसी है, तो हम कैसे देख सकते हैं? देखिए, इसमें क्या है कि जो इस समय जो हमारा रूलिंग डिस्पेंसेशन है, और वो जिस तरह से इंडियन ग्लोरी के रिवाइवल की बात करता है, और कुछ नीचे के लीडर हैं वो अखंड भारत की भी बात करते हैं, तो जो पड़ोसी देश हैं वो थोड़े से सस्पिशियस हो जाते हैं विचारधारा को लेके। तो और उस विचारधारा को जो दूसरे पावर हैं, पाकिस्तान हो चाहे चीन हो, वो उसको थोड़ी सी हवा देते हैं, क्योंकि विचारधारा की दृष्टि से प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो इंडियन ट्रेडिशन को रिवाइवल की बात करता है, और उस रिवाइवल को लेके, और इसीलिए कार्टोग्राफिक एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा है यहाँ पे साउथ एशिया जी, में, जैसे नेपाल और भारत के बिल्कुल। बीच में, और चीन को भी लेके कार्टोग्राफी, तो ये एक अलग तरीके का ये कॉन्फ्लिक्ट भी रिवाइव हो रहा है। तो अभी उनको विश्वास कैसे जीता जाए छोटे देशों का, तो एक तो इस तरह का विचारधारा वाला है। दूसरा, छोटे देश और बड़े देश का रिश्ता बहुत डेलिकेट होता है, उससे डील करना बहुत मुश्किल है। बराबर वालों से आप आसानी से डील कर सकते हैं, लेकिन छोटे और बड़े का रिश्ता होता है, उसको बहुत ही देश तो आपको देश होगा सर, हैंडल उसमें विद छोटा केयर बड़ा क्या, की मेरे को बात है। तो देश तो देश है, उसमें छोटा बड़ा क्या, मतलब ये तो थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन वाला काम है। कोई देखिए, भी कंट्री तो कंट्री है, यूएन में उसको बराबर जगह है। ये तो है नहीं कि भारत को 2 सीट है और नेपाल को 1 है या भूटान को 1 है, उसको भी 1 है, भारत देखिए को भी 1 है। एक ही वोट राजेश जी, डालने का सबको अधिकार है। अब ये थोड़ी हो सकता है कि कोई मोटा इंसान है और एक पतला इंसान है, तो उसमें हम जो है अलग-अलग डिफरेंस करें, कैसे दिखते हैं? देखिए, कानूनी दृष्टि से आप सही जी, हैं। हर देश की अपनी संप्रभुता होती है, बिल्कुल। इंडिपेंडेंस होता है, वो अपने देश की सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। लेकिन अमेरिका में पत्ता भी हिलता है तो पूरी दुनिया में न्यूज़ बन जाती है। सूडान में कुछ होता है तो हमें मालूम ही नहीं, हम कवरेज ही नहीं देते हैं मीडिया वाले। तो व्यवहारिकता ये है कि देखिए, प्रभाव होता है, स्टेटस होता है, और इवन विलेज कम्युनिटी, गांव में भी एक स्टेटस वाला होता है, तो उसका रेस्पेक्ट होता है, ऑनर होता है, वहां कुछ होता है तो फटाफट लोगों को मालूम चलता है, और एक बेचारे गरीब के घर में कुछ होता है तो कोई ध्यान नहीं देता। तो कानूनी दृष्टि से तो आप सही हैं, लेकिन व्यवहारिकता में भारत जिस तरह का साउथ एशियन रीजन में भारत की प्री ठीक है एमिनेंस है, सर। और इसमें मुझे छोटे लगता है देश कि है, हम सबके एक भारत दिन, के सीमाएं लगती हैं। ठीक है, एक तो दिन अलग से ये बैठेंगे, एक अलग स्वाभाविक दिन, चीज है व्यवहार में। ठीक है, अलग से बैठेंगे, इस पूरे मुद्दे पे चर्चा करेंगे कि नेपाल के साथ, बांग्लादेश के साथ, भूटान के साथ, मालदीव और श्रीलंका के साथ भारत के रिश्ते, इसके ऊपर हम एक बार बैठेंगे और थोड़ी चर्चा कर लेंगे कि कहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है। क्योंकि मुझे पता है मेरे व्यूअर्स जो है 4-5 मिनट के बाद मुझे थैंक यू कह जाएंगे, तो शायद ये जो हम डिस्कशन कर रहे हैं ये वो सुन नहीं पाएंगे, तो कोई फायदा नहीं आपकी और मेरी मेहनत का। तो फिर बैठेंगे सर एक दिन, इस मुद्दे पे चर्चा कर लेंगे। और देखिए, लाइव कहना पड़ता है चीजें, मैं काटूंगा नहीं, ये सब साथ में जाएगा वहां पर। नहीं, लेकिन थैंक यू जी, फिर बोलिए। एक एक कंट्री पे के रिलेशन, हमारे बायलेटरल रिलेशन, हमारे जो छोटे जी जी, नेबर हैं उनके साथ क्या है, उसको अलग से कर लेंगे अपन, अलग अलग है। अलग अलग से करेंगे सर, क्योंकि बिल्कुल, बहुत जरूरी है। कमांड में तो फिर 5 मिनट में या 7 मिनट में थोड़ा नहीं हो मुश्किल हो पाएगा, जाता है कवर करना, कुछ क्लैरिटी नहीं आएगी। ठीक है सर, जी, वो एक ये ज्यादा अच्छा आइडिया आपका, ऐसा करेंगे सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी सिंह जी, थैंक यू सर, थैंक यू जैन, टेक केयर सर, थैंक यू, थैंक यू राजेश जी। थैंक यू सर।